हेलो, डॉक्टर कौशल इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज की टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस की 11वीं कड़ी में मृत्यु का रहस्य। जैसा कि हम सब जानते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते और सच परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। जैसा कि राष्ट्रीय लेखागार में इस पर तथ्य मिलता है कि 18 अगस्त 1945 के दिन ताइहोकू हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में सुभाष बाबू नहीं रहे, जिसकी खबर 20 तारीख को उनके साथ हबीबुर रहमान जी को दिया गया और 23 तारीख को यानी मृत्यु के 5 दिन के बाद इसे दुनिया को बताया गया। अब यही से जो रहस्य तेज होता है वो ये कि वास्तव में सुभाष बाबू की मृत्यु हुई तो तत्काल क्यों नहीं बताया गया, और अगर बताया भी गया तो 5 दिन तक रहस्य क्यों रखा गया। उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और वहां रैनकोंजो मंदिर में उनकी अस्थियां भी आज रखी हुई हैं। इस पूरे तथ्य में सच्चाई कितनी है यह जानने के लिए आजादी के पूर्व एक फिगेस आयोग गठित किया गया। फिगेस, मिस्टर फिगेस ब्रिटिश खुफिया विभाग के मुखिया थे, जो मृत्यु के यानी 18 अगस्त तथा कथित मृत्यु के 18 अगस्त 1945 के ठीक एक महीने बाद यानी सितंबर 45 में इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच करते हैं और अपनी फाइलें तैयार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी फाइलें प्रकाशित नहीं की जाती। तो फिगेस, मिस्टर फिगेस की जो फिगेस आयोग बनाई गई थी इनके नाम पर, वह फाइलें रहस्य में दबी रह गई। 1947 में आजादी के बाद कुल 4 आयोग बनाए गए। पहला शाहनवाज आयोग, दूसरा खोसला आयोग, तीसरा मुखर्जी आयोग और चौथा उत्तर प्रदेश में विष्णु सहाय आयोग का गठन किया गया। हम बारी बारी से इन आयोग के माध्यम से जानना चाहते हैं कि सुभाष बाबू की मृत्यु की वास्तविकता क्या है। सुभाष बाबू की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए जवाहरलाल नेहरू सरकार में 1956 में पहली बार शाहनवाज आयोग गठित किया गया। शाहनवाज आयोग के कुल सदस्यों की संख्या 3 थी। जनरल शाहनवाज खां इसके अध्यक्ष थे, एस.एन. मिथैया दूसरे सदस्य थे और मिस्टर सुरेश चंद्र बोस तीसरे सदस्य थे। इस शाहनवाज रिपोर्ट में एक बात स्पष्ट की गई थी और दावे के साथ कहा गया था कि सुभाष बाबू की मृत्यु विमान दुर्घटना में ही हुई थी। लेकिन कितना दिलचस्प है कि इसी कमेटी के एक सदस्य सुरेश चंद्र बोस इससे अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, यानी कि इस 3 सदस्यीय कमेटी के रिपोर्ट में भी मतभेद है और यही से रहस्य और गहरा जाता है। इसी के साथ एक बात और आती है कि उन दौरान समाचार पत्रों की सुर्खियों में यह बात निकली थी कि नेहरू सरकार ने सुभाष बाबू के परिवार की मुखबिरी शुरू कर दी है। यदि खुफिया विभाग द्वारा उनकी मुखबिरी की गई तो इसके पीछे मंशा क्या था? क्या नेहरू जी को पता था कि सुभाष जी अभी जीवित हैं? जैसा कि अनुज धर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। अनुज धर की एक पुस्तक है सुभाष चंद्र की जीवन गाथा, जिस पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सुभाष बाबू बड़े दूरदर्शी थे और इन्हें जैसे ही पता चला कि जापान का पराजय होने वाला है, उन्होंने रूसी दूतावास से पत्र लिख करके मदद की मांग की और उन्हें वो मदद कर देने के लिए तैयार हो गए। और सुभाष बाबू इस ताइहोकू दुर्घटना के 2 दिन पहले ही रूस निकल गए थे और ये सारी चीजें नाटकी थी, विमान दुर्घटना और बाकी बात की चीजें, ऐसा अनुज धर जी का कहना है।
और जो पत्र उन्होंने लिखा था आज भी मॉस्को में भारतीय दूतावास में मौजूद है, जिसका आरुषधर ने अपने रिपोर्ट में संलग्न भी किया है। यदि इस घटना को इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शाहनवाज रिपोर्ट एक दिखाने के लिए, भारतीयों के मन को तसल्ली देने के लिए एक झूठा रिपोर्ट था, जिसे नेहरू सरकार को पता था कि इसमें सच्चाई कहीं नहीं है। बहरहाल हम उसके बाद आते हैं अगली बात पर, जिसमें कि हम 1970 में गठित खोसला आयोग की, जिसके अध्यक्ष GD खोसला जी थे। ये 70 के दशक में जब फैजाबाद के मौनी बाबा की बात आई थी कि यही सुभाष बाबू हैं, क्योंकि उनके पास जो दस्तावेज मिले थे वो बहुत कुछ इस दिशा में संकेत करते थे। यहाँ तक कि जो पत्र मिले थे उसे हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट ने बताया था कि सुभाष बाबू की ही राइटिंग है। इसके बाद जो देश में एक सच जानने की जो ललक थी, लोगों के बीच बेचैनी थी, उसे शांत करने के लिए 1970 में एक GD खोसला आयोग की गठन कर दिया गया था। लेकिन इस आयोग ने भी शाहनवाज आयोग की हूबहू रिपोर्ट उतार दी और स्पष्ट कह दिया कि सुभाष बाबू की मृत्यु ताइहुकू हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में भी यही बात लिखी जाती है कि रात्रि के 21 बजे यानी कि 1 बजे रात्रि में सुभाष बाबू की देहांत हुआ था हवाई दुर्घटना में, ऐसा अभिलेख मिलता है। तो ले दे करके सुभाष बाबू के जो मृत्यु का रहस्य है वो शाहनवाज रिपोर्ट और बाद में खोसला रिपोर्ट एक जैसे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जो बातें हैं वो सच हैं, इसमें झूठ कहीं नहीं, क्योंकि इसके लिए लोग बाकायदे जर्मनी, जापान, रसिया, ब्रिटेन तक की यात्रा करके अपनी रिपोर्ट इकट्ठा किए थे। इसी बीच 1999 में एक तीसरी रिपोर्ट गठित की जाती है उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश मनोज कुमार मुखर्जी द्वारा। मनोज कुमार मुखर्जी जी ने पहले के दोनों रिपोर्टों को पूरी तरह से खारिज किया है, क्योंकि इस समय वाजपेयी सरकार थी। निष्पक्षता की पूरी संभावना इस दृष्टिकोण से बनती है कि न्यायमूर्ति के ऊपर किसी तरह का पॉलिटिकल दबाव नहीं था, और जब वो रैन को ये मंदिर में जाते हैं और वहां अस्थियों का भी निरीक्षण करते हैं तो उसमें साफ ये चीज इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये सुभाष बाबू की अस्थि नहीं है। जैसा कि सुभाष बाबू की पुत्री अनीता बोस पाफ कहती हैं कि सुभाष बाबू हमारे पिताजी दुर्घटना में ही उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इसे यदि सच मान लिया जाए तो क्यों नहीं DNA रिपोर्ट उस अस्थि में उनकी पुत्री के साथ करा करके सरकार इस बात को पुष्ट कर लेती है। इसमें मुखर्जी आयोग ने स्पष्ट कह दिया था कि कोई ऐसी दुर्घटना ही नहीं हुई थी, वायुयान दुर्घटना ही नहीं हुई थी, और वो रिपोर्ट उसने वह रिपोर्ट लगाई जो कि ताइहुकू सरकार ने दी थी कि हमारे यहाँ 18 अगस्त 1945 में कोई वायुयान दुर्घटना नहीं हुई थी, और इसके आगे पीछे जो दुर्घटना हुई है उसमें न तो सुभाष बाबू का नाम है और न ही इस तरह की कोई उनके किसी सदस्य का नाम है जो उनके साथ थे। तो संदेह तो ताइहुकू सरकार के पत्र से ही होता है। दूसरा संदेह रैनकोजियो मंदिर में रखी अस्थि कलश से होता है कि क्यों नहीं उसका DNA टेस्ट करा लिया जाता। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट नवंबर 1905 में केंद्र सरकार को सौंपी गई। तब तक वाजपेयी सरकार जा चुकी थी, कांग्रेस सरकार आ चुकी थी, लिहाजा इस रिपोर्ट को हम किसी राजनीतिक भेदभाव की वजह से नहीं, क्योंकि उसका उल्लेख अभी बाद में करते हैं कि इस रिपोर्ट को भी दबा दिया गया। इसके बाद 2015 में भी एक रिपोर्ट बनी विष्णु सहाय की उत्तर प्रदेश में, उसमें भी कोई अस्थायी हल नहीं निकला। 2017 में
सुभाष अग्रवाल जी ने आरटीआई डाल दिया। आरटीआई के जवाब में भारत सरकार ने कहा कि हम इस सारी फाइलें सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उन देशों के संबंध हमारे खराब हो जाएंगे और देश में एक ऐसा माहौल बन जाएगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। लिहाजा सुरक्षा कारणों से, कूटनीतिक कारणों से, वैदेशिक कारणों से हम इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते, ऐसा मोदी सरकार का कहना है। पूरी बात के निष्कर्ष में ये बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बनाई गई जो फाइलें थी उनकी संख्या है 273 और उसमें आज के डेट में लगभग 70 लाख पन्ने हैं। इन 70 लाख पन्नों में दबी हुई है सुभाष बाबू की वह रहस्य जिसे जानने के लिए पूरा देश आज भी बेताब है। इस रहस्य से पूरी तरह से पर्दा कब उठेगा या ये रहस्य हिस्ट्री की मिस्ट्री ही बनी रह जाएगी, ये भविष्य की गर्त में है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।